आरसीबी भी क्या फ्रेंचाइज है। कभी अपने फैंस को बनाती स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, कभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और अब बना रही है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। खबरें आ रही है कि डीआईजीओ जो आरसीबी के ओनर हैं वो देख रहे हैं कि आरसीबी को सेल किया जाए। क्या कारण है इसके पीछे, क्या ओनर बदलने से जो है चीज़ें में फ़र्क पड़ सकता है, क्या टीम सेम रहेगी, क्या कोचिंग स्टाफ सेम रहेगा, सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो बता दें इस समय की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि करीबन 2 बिलियन US डॉलर के आसपास अनुमान लगा रही है डीआईजीओ कि अगर वो सेल करते हैं आरसीबी का तो इस वैल्यूएशन पे वो सेल करना चाहेंगे। अब इसका पार्शियल सेल होगा या फुल सेल होगा वो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीसीसीआई ने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया था इंटरनली, उसमें ये कहा गया था कि जो भी बिवरेज ब्रांड होती है, टबैको ब्रांड्स होती है, इनका आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते क्रिकेटिंग फील्ड पे। और डीआईजीओ जो खुद एक मतलब बिवरेज कंपनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि फ्यूचर उनका इसमें थोड़ा स्लिम नज़र आता है। विराट कोहली रहेंगे जब तक तो इसका आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर वो सेल करने की कोशिश करेंगे तो शायद से उतना प्राइस ना मिले। आप ये सोच रहे होंगे कहीं आरसीबी बैन तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से डीआईजीओ ये सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो अपॉर्चुनिटी इसमें थी वो अब शायद से जो भी उनका एम था वो फुलफिल हो चुका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, और अब वो मूव ऑन करना चाहते हैं। एक और चीज़ की यूनाइटेड स्पिरिट आप सब देखते होंगे सब जगह पे कि वो आरसीबी के ओनर है, तो डीएचजीओ कहाँ से आए? तो मैं आपको बता दूं कि जब करीबन 100-120 मिलियन में विजय मल्ल्या ने टीम खरीदी थी आरसीबी की 2008 आईपीएल से पहले, तब उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट के अंडर आरसीबी को खरीदा था। फिर जब एक बार उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, वो इंडिया से भाग गए, उसके बाद में यूनाइटेड स्पिरिट का मेजोरिटी स्टेक डीआईजीओ ने खरीदा था। तो आज भी आरसीबी नाम तो है यूनाइटेड स्पिरिट के ही, लेकिन उसमें मेजोरिटी क्लेम जो है वो रखते हैं डीआईजीओ वाले, जो एक मतलब ओवरसीज़ ब्रांड है जिनका बिवरेजेस के अंदर काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। और प्रथमेश मिश्रा, राजेश मेनन, ये आपके ओनर्स नहीं है आरसीबी के। इनको अपॉइंट किया गया है डीआईजीओ की तरफ से कि आप जाएं और आरसीबी की जो टीम है उसकी हमारी तरफ से देख रेख करें। तो इसलिए आप उनको इतना इन्वॉल्व पाते हैं आरसीबी की एक्टिविटीज़ में। अब पूरी बात अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो डीएचजीओ जो है आईपीएल 2025 चैंपियंस आरसीबी को सेल करने की सोच रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो 1.5 से 2 बिलियन के बीच में इनको वैल्यूएशन जो है समझ में आ रही है। और ये इस तरीके के नंबर है जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे किसी क्रिकेट टीम से, एक क्रिकेट फ्रेंचाइज से। फुटबॉल में हम इस तरीके के नंबर देखते हैं। जब 4 साल पहले चेल्सी की सेल हुई थी करीबन $4 बिलियन में, तब हम समझ सकते हैं कि वो 100-120 साल पुराने क्लब होते हैं, वहाँ पे उनकी हिस्ट्री होती है, लीगेसी होती है। लेकिन अगर हम आरसीबी की बात करें या आईपीएल की बात करें, 18 साल पुराना टूर्नामेंट है। यहाँ पे आप अगर 2 बिलियन की वैल्यूएशन ले रहे हैं तो कहीं ना कुछ ठीक इंडियन क्रिकेट कर ही रहा है। वहीं पे अगर हम चीज़ें पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करें तो गोयनका साहब ने जब एलएसजी की टीम खरीदी थी तो करीबन $1 बिलियन उन्होंने दिए थे अभी से 3 साल पहले। आपने देखा सीवीसी कैपिटल एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह उन्होंने गुजरात की टीम खरीदी थी, और इस साल मेजोरिटी स्टेक उन्होंने टोरेंट ग्रुप को बेच दिया है। बात वो भी मीडिया में आई थी लेकिन इतनी बात उछली नहीं थी क्योंकि वो गुजरात टाइटंस है। और अब आरसीबी जब आ रही है पिक्चर में तब आप देख रहे हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि कैसे ओनरशिप बदल रही है। पहले भी ऐसा हुआ है कि जो माइनॉरिटी स्टेक है वो टीम ने लिए हैं, दिए हैं। जैसे हमने देखा था जिस तरीके से शिल्पा शेट्टी 2009 आईपीएल के अंदर जो दूसरा सीजन था आईपीएल का उसमें उन्होंने स्टेक खरीदे थे। उसके बाद वो राज कुंद्रा का जो भी केस हुआ था उसके बाद में उनको अपने स्टेक बेचने पड़े थे, तो उस टाइम उन्होंने करीबन 15 मिलियन में 11-12% राजस्थान रॉयल्स का स्टेक खरीद लिया था। और अब अगर आप 11-12% लेने जाएंगे तो उस समय दिए थे 15 मिलियन, आज देने पड़ेंगे कम से कम आपको 200 मिलियन। तो इतना डिफरेंस पिछले 17-18 सालों में आईपीएल की वैल्यूएशन में आ गया है। तो ये जो नंबर है 2 बिलियन का बहुत ज़्यादा है। और वैल्यूएशन कराने की कोशिश कर रही है, अलग अलग कंसल्टेंसी कंपनीज होती है, वैल्यूएशन करती है अलग अलग आईपीएल टीम्स की। तो वो डीआईजीओ ने अभी ली है, रिक्रूट करी है। अब वो उनके जो अभी एक्सपर्ट होंगे वो वैल्यू बताएंगे। इसके बाद में जो है मैंने आपको बताया विजय माल्या ओन करते थे, फिर वो चले गए, जिसके बाद में डीआईजीओ के पास आरसीबी की जो ओनरशिप है वो आ गई। आरसीबी ने पहला टाइटल अभी अंडर विराट कोहली जीता है, तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो फ्रेंचाइज की वैल्यू है वो थोड़ी आपको बढ़ती नज़र आ सकती है। एक बार जब विराट कोहली चले गए फैंस भी थोड़े कम हो जाएंगे, जो एक हार्श रियलिटी है, तो तब शायद से आपको उसकी बेस्ट वैल्यू ना मिले जो आज की तारीख में जो इतनी हाइप में आरसीबी चल रही है वो आपको देखने को मिल सकती है।
आईपीएल ने, जैसे मैंने कहा कि टबैको एड्स, बिवरेजेस के ऐड, इसको थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करी है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तो विजय माल्या का जो रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी आया, आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाम इसलिए रखा था क्योंकि रॉयल चैलेंज उनकी एक विस्की आती थी, तो जिसको प्रमोट करने के लिए उनको इससे बढ़िया तरीका नहीं दिखा, इसलिए आज अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फ़ैन हैं तो एक इस टीम का नाम विस्की के नाम पे रखा हुआ है, जो इससे बढ़िया उनको उस समय नहीं लगा था कि क्या आपकी ब्रांडिंग का तरीका हो सकता है। तो देखिए कि अगर ओनर बदलते हैं तो जो भी नया ओनर आएगा रॉयल चैलेंज उसका तो ब्रांड नहीं होगा, तो हो सकता है आरसीबी का नाम भी आपको बदलता हुआ दिखे। प्लेयर्स की और कोचिंग स्टाफ की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमने पास्ट में देखा भी है दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे ही ओनर बदलते पूरा टीम का स्ट्रक्चर बदल जाता है। लेकिन अगर रिसेंट हम एग्जांपल लें जैसे गुजरात का, तो आशीष नेहरा और उनका स्टाफ पहले भी था गुजरात के साथ, और अभी भी अगर आप देखेंगे ओनरशिप चेंज होने के बाद भी है। फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं बनाया कि पार्शियल सेल होगी या पूरी सेल होगी, लेकिन खबरें हैं, तो जहाँ पे भली आग ना हो लेकिन धुआं अगर उठ रहा है तो कुछ ना कुछ चिंगारी तो ज़रूर है। तो ये मैं नहीं कहूँगा पूरी तरीके से, इसको ये नहीं कहूँगा कि एकदम गलत खबर है, कहीं ना कहीं इसमें सही बात ज़रूर है। और कई बार खुद मतलब हाइप बनाने के लिए कंपनीज खुद इन जो पोर्टल्स होती है उनको एक खबर देती है कि आप ऐसी खबर छापो जैसे कि इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन है वो पता चले। अब पोटेंशियल बायर्स कौन हो सकते हैं इंडिया के अगर अंदर आप देखेंगे, तो जो भी मेजोरिटी क्रिकेट में इंटरेस्टेड लोग हैं उनके पास ऑलरेडी आईपीएल की टीम्स है। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो अडानी लेना चाहते थे गुजरात की फ्रेंचाइज, उस समय वो लेने में नाकामयाब रहे थे, तो क्या पता अडानी एक ऑप्शन हो सकते हैं, महिंद्रा एक ऑप्शन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में उनकी भी काफ़ी रुचि होती है। बाकी और भी दुनिया दुनिया तरीके के हमारे पास में बिजनेसमैन हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लोग कह रहे विराट कोहली को ही ले लेना चाहिए, लेकिन 17,000 करोड़ करीबन होती है, 2 बिलियन, 17,000 करोड़ रुपए एक टीम में डाल देना, मतलब मेरे को नहीं लगता कि विराट कोहली जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए ये वायबल ऑप्शन है। वो कहीं ना कहीं और दूसरा अगर बिजनेस चलाना ही तो चला भी सकते हैं। फैंस कह रहे हैं कि फैंस आपस में इकट्ठा करके पैसा और खरीद लेते हैं, देखिए ये बहुत दूर की बात है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप मान सकते हैं कि आरसीबी में आ सकता है, क्योंकि जब दो टीमें नई बेची भी गई थी आईपीएल के अंदर, गुजरात और लखनऊ, तो इसमें हमने देखा था कई सारी फॉरेन पार्टीज़ इंक्लूडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स और भी फॉरेन कंसोर्टियम्स बना के आए थे। ये कंसोर्टियम क्या होता है, 3-4 बड़े बिजनेसमैन अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें कहते हैं कि हम चलिए पैसा इकट्ठा करके और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इसके बाद में अगर बीच में कोई छोड़ के चले जाता है तो उसका स्टेक वो बराबरी में बांट लेते हैं और उतना पैसा और उस चीज़ में डाल देते हैं। तो कंसोर्टियम बना के आएंगे, हो सकता है ये आपके अरब्स, क्योंकि आपने देखा है कि वहाँ पे भी वो अपनी अलग आईपीएल बनाने की सोच रहे हैं। एक बीच में खबर भी आई थी कि कई सारे आईपीएल ओनर्स को उन्होंने इनवाइट किया और ये इस प्लान पे डिस्कस करने की बात भी रखी है कि हम कोशिश करेंगे कि एक आईपीएल तरीके का टूर्नामेंट वहाँ पे हो। लेकिन अगर उनको डायरेक्टली आईपीएल में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा तो मतलब ऑयल मनी जिसे हम कहते हैं कि अरब्स का, तो वो आपको आईपीएल में देखने को भी मिल सकता है। इंडिया के हमने बात करी, अमेरिकन बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल एलन मस्क, वो तो इन्वेस्टमेंट इधर उधर करते रहते हैं। और भी बाकी सारे जो आप देखेंगे एनएफएल में जिनका इन्वेस्टमेंट है, या वहाँ की बेसबॉल लीग में जिनका इन्वेस्टमेंट है, एनबीए में जिनका इन्वेस्टमेंट है, वो भी आईपीएल की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बिजनेस प्रोपोजिशन है। सिर्फ 18 साल में जब आप देखें कि विजय माल्या ने जब 110 मिलियन में इसको खरीदा था और आज 2 बिलियन पे हम बात करें, करीबन करीबन 20 गुना, तो इतना तो बिजनेस में आपको बढ़ोतरी कहीं नहीं देखने को मिलती। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी नया ओनर आए उसका फर्स्ट प्रेफरेंस हो टीम का भला। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फुटबॉलिंग टर्म्स में, वो क्या करते हैं, वो उन्होंने ओन तो कर रखी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, करीबन 20-25 साल से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स हैं। वो क्या करते हैं, हर साल पैसा तो डालते हैं, लेकिन वो पैसा वही डालते हैं जो टीम उनको कमा के देती है, और हर साल अपना डिविडेंड निकालते हैं। यानी कि उनके लिए वो एक बिजनेस है। वो टीम का भला चाहते नहीं चाहते वो तो चलिए उनकी थिंकिंग है, लेकिन वो हर साल टीम में से पैसा निकालते हैं एज खुद की सैलरी। बल्कि आप आईपीएल में किसी भी ओनर को ये करता हुआ नहीं देखेंगे। तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास एक ऐसा ओनर है जो टीम को पहले रखे, बिजनेस उसके लिए सेकेंडरी हो। देखिए अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली बिजनेसमैन आप होंगे, आपके पास तगड़ा दिमाग होगा और तभी आपको पैसा बढ़ता हुआ इसमें दिख रहा होगा। लेकिन प्रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो पहले उसका स्पोर्टिंग जो मोटिवेशन है वो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं कि डीआईजीओ किसी ओनर को सेलेक्ट कर लेगा कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो डायरेक्टली बिक जाएगा। इसमें बीसीसीआई का इंटरवेंशन होता है, क्योंकि बीसीसीआई पहले धोखे खा चुका है। फॉर एग्जांपल डेक्कन चार्जर्स, कोची टस्कर्स केरला और भी एग्जांपल्स हैं ऐसे, जिसमें शायद से पूरी ड्यू डिलीजेंस नहीं करी थी बीसीसीआई ने। तो बाद में जब वो डिफ़ॉल्ट कर गए अपनी पेमेंट करने से बीसीसीआई को, तब वो टीम्स को दूसरी जगह पे बेचना पड़ा या उनको डिसमेंटल कर देना पड़ा टीम्स को। तो बीसीसीआई ने अब इसकी पॉलिसीज़ जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी है कि अब हर कोई आके उठ के नहीं कह सकता कि मैं आईपीएल टीम खरीदना चाहता हूँ।
तो बीसीसीआई भी उसका ड्यू डिलिजेंस करेगा, उसके बाद में जब वहाँ से अप्रूव होता है तब आरसीबी की टीम बिकेगी। एज अ फैन शायद से हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस के गलियारों में इसके काफ़ी चर्चे हैं। एक चर्चा ये भी आया था कि सिद्धरमैया जो अभी कर्नाटका के सीएम है, उन्होंने कहा है कि हम चिन्नास्वामी को जो हार्ट ऑफ बेंगलुरु है वहाँ से दूर करके एक बाहर कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं। अब देखते हैं उसमें क्या डेवलपमेंट है। आप लोग कमेंट में बताइए कि बेंगलुरु के लिए बढ़िया या ख़राब है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें तो आरसीबी का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है चिन्नास्वामी पे। अगर आप होम ग्राउंड पे बात करें तो सबसे ख़राब रिकॉर्ड शायद आरसीबी का ही होगा। लेकिन वहीं जो लेगेसी की हम बात करते हैं, जो मेमोरीज़ की बात करते हैं, वो शायद से एक नया स्टेडियम उनको नहीं दे पाए। तो इन दोनों चीज़ों पे आप कहाँ खड़े हैं? अगर आईपीएल बिकते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप पोटेंशियल बायर आरसीबी का हो सकता है? और दूसरी बात, अगर चिन्नास्वामी अपने जहाँ पे अभी हार्ट ऑफ बेंगलुरु में मौजूद है वहाँ से हट के कहीं और जाता है, तो इसका क्या आप चाहते हैं कि चेंजेस करे जाएँ? बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो या हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो उस वीडियो में, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो हम है नहीं, तो कुछ हो सकता है गलती हो गई हो, कुछ गलत हमने बता दिया हो, तो उसको आप करेक्ट करके भी कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।